नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चीन में कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है और चीन ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी कोरोना के नए वेरिएंट का कहर दोबारा दिखने लगा है। चीन के अलावा जापान, अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस से देशों में कोरोना फिर से विस्तार ले रहा है। भारत में भी कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 के 4 केस मिले हैं, जिसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। तमाम एहतियातों को फिर से जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है, प्रदेश की सरकार कितनी तैयार है, आज के विशेष में होगी इसी की पड़ताल। तो भारत सरकार के अलर्ट मोड में आते ही बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के 4 मामले भारत में सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने भी समीक्षा बैठक की और एहतियातों पर मंथन किया। लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है, चलिए इसे भी विस्तार से समझते हैं। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 ने पूरी दुनिया को फिर से सकते में डाल दिया है। बात अगर चीन की करें तो यहाँ कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चला है। अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे हुए हैं, बेड की भारी किल्लत है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय चीन में 54 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और ये आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। चीन में कोरोना के कहर का आलम इतना भयावह है कि यहाँ मौत के बाद अंतिम क्रिया के लिए 20 दिन वेटिंग चल रही है। और ये बात सब जानते हैं कि चीन जैसे बड़े देश में अगर इतनी बड़ी महामारी फिर से आकार ले रही है तो दुनिया इससे बची नहीं रह सकती। आपको बता दें कि BF.7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था, जिसके बाद ये वेरिएंट अमेरिका, UK, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क समेत यूरोपिया के देशों के अलावा भारत में भी अपनी दस्तक दे चुका है। यही वजह है कि कोरोना के नए मामलों ने भारत में भी टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने मीटिंग की, फिर कल यानी बृहस्पतिवार को PM मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठकों का ये दौर आज भी जारी रहा। प्रधानमंत्री की कोरोना समीक्षा बैठक के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंटरजोनल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। भारत बायोटेक की इस मेजर वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की आज से इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये वैक्सीन अभी केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही मिलेगी। ये तमाम इंतजाम इस बात का संकेत है कि कोरोना का नया वेरिएंट चिंता का कारण बन रहा है। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है, सरकार इस नए खतरे से निपटने के लिए कितनी तैयार है? क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी कोविड को लेकर आपने अलर्ट जारी किया है पूरे बिहार को, किस तरह से अभी अस्पतालों को भी रखा जाएगा? देखिए, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है और कल तक जो हमने डेटा पढ़ा था 3 ही एक्टिव केस है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है लोगों की। हमारी सरकार की नज़र जो है हर एक चीज़ों पर है और ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक हमारे सामने जो है आया नहीं है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग को लेकर अभी क्या आदेश दिए गए? नहीं, अभी टेस्ट वगैरह तो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और आपको बता दें देश भर में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है हम ही लोग कर रहे हैं, तो एकदम, और ये रुका नहीं है। रेलवे स्टेशन जब से कोविड आया है तब से ये रुका नहीं है और हमेशा जो है ये चल रहा है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो हो, RT-PCR जो टेस्ट है वो कंटिन्यू है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पॉजिटिव मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे। हाँ जी, ये सारा चीज़ है, जो भी प्रोटोकॉल जो है कोविड का
ये सच है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार अभी बहुत कम है। बिहार में भी कोरोना को लेकर स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है कि उसे लेकर आप चिंता में आए, लेकिन सरकार भी ये बात जानती है और आपको भी पता है कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है। वक्त रहते ही अगर सजगता नहीं दिखाई गई तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश जारी होते ही पटना के IGIMS में 15 बेड का कोविड वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही डॉक्टरों की टीम भी गठित कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश बिल्कुल साफ है कि कोई भी पॉजिटिव मरीज मिलते ही उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी IGIMS मैनेजमेंट अलर्ट और तैयार होने का दावा कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। यानी राज्य सरकार ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना के IGIMS में देख सकते हैं कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। और पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि 2022 में फिर से देखिए आपकी कोरोना दस्तक देने के बाद किस तरह से बिहार सरकार ने अलर्ट किया और अस्पताल जो है पूरी तैयारी कर लिया है। तो हम अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, जिन्होंने टीम भी गठित कर ली है, साथ ही वार्ड भी तैयार कर लिया है। सर, क्या लग रहा है, किस तरह का अलर्ट है ये? देखिए, कोरोना हम लोग के लिए अब नया नहीं है। इसके वेरिएंट आते रहेंगे और इस वेरिएंट के हिसाब से हम लोग की अपनी तैयारी रखनी है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इसका आगमन इंडिया में भी हो चुका है और सरकार तत्परता के साथ हम लोगों के साथ मीटिंग की है और हमें दिशा निर्देश दिया है कि जितने भी पेशेंट्स आएंगे उसका केयर के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो मीटिंग के बाद ही हमने तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग की और हमारी पूरी टीम गठित हो गई। आप देख सकते हैं हमारे बेड्स रेडी हैं। कितने बेड अभी लगाए गए हैं? अभी तो जबकि 0 वैकेंसी है, कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन 15 बेड हम लोगों ने तुरंत अलर्ट कर दिया है। 15 बेड हमारे ऐसे हैं कि अगर इसको आईसीयू में कन्वर्ट करना पड़े तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी हम बेड देख पा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन पाइपलाइन से यहाँ पर जो है उपलब्ध हो पाएगी? सारे बेड्स पे मेरा ऑक्सीजन पाइपलाइन, सक्शन पाइपलाइन सारा है। कंसंट्रेटर की व्यवस्था है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉनिटर के साथ वेंटिलेटर भी यहां लगा दूंगा। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन अभी फिलहाल जारी किया है राज्यों के लिए, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है। क्या बिहार सरकार ने भी कही है? बिहार सरकार ने हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अलग से बैठक हमारे साथ की और हम लोग पहले भी टेस्ट करते रहे हैं। कोविड के काल में ही हम लोग अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्टैब्लिश किया और उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट दी है। और अब ये कहा गया है कि कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की जाए, ताकि हम संस्थान को ये पता चले, बिहार को ये पता चले कि हमारे यहाँ जो वेरिएंट है वो कौन सा है। अभी फिलहाल जो वेरिएंट है, अभी कौन सा वेरिएंट आप देख रहे हैं? अभी बिहार में तो ऐसे कोई टेस्ट अभी आए नहीं है, लेकिन जो हमें पता चला है वो B47 का ज्यादा, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो ज्यादा प्रेवलेंट है। अभी फिलहाल मारक क्षमता वगैरह पता नहीं चल पाया है कि कितनी ताकत है उस वायरस में। चूंकि बिहार में अभी तक दस्तक नहीं है और देश में भी गिने चुने पेशेंट्स हैं, इसलिए एक्चुअल रीडिंग यहाँ की पता नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे देशों में जो हो रहा है वो जापान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना में है। अच्छा, एक चीज और सवाल ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन जो बिहार में और पूरे भारत में जो चलाया गया है, उस अभियान का कितना असर भारत में पड़ेगा? कि पॉजिटिव होने के बाद भी जो रिकवरी रेट है वो बेहतर होगा? नहीं, हमारी अपनी मानकदंड पे वैक्सीनेशन थी और हमारे लोगों पे, वो इंडिया के लोगों पे, भारत के लोगों पे टेस्ट की हुई है, इसलिए वो उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ओमिक्रॉन में भी बहुत लोग पॉजिटिव हुए और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ गए। तो 2 इम्यूनिटी होती है, एक जो आप अपने से लेते हैं और एक जो दवा की वजह से होती है। तो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी भी हमारी रेडी है और अपनी इम्यूनिटी भी रेडी है और हर्ड इम्यूनिटी भी रेडी है। चलिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए। जी, जो सरकार का फैसला था कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, 3 मूल मंत्र हैं। 3 मूल मंत्र पे ध्यान रखना। तो IGMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल के साथ साथ इनकी पूरी टीम है, नर्सिंग स्टाफ भी है, जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है कोविड वार्ड में अभी से ही। और आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से अस्पतालों को कि आखिर जो भी पॉजिटिव मरीज मिलेंगे उनकी जांच कैसे हो। तो सबसे पहले पॉजिटिव के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा, यानी IGMS में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। और
डॉक्टर मनीष मंडल ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस को भी हम लोगों ने देखा है और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है पूरा देश बढ़ गया है। ऐसे में अगर वायरस ताकतवर भी है तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का जरूर फायदा मिलेगा। बावजूद सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट पर होने की बात कह रही है। कोरोना से जुड़े मूलभूत तैयारियों को फिर से दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पटना के आईजीआईएमएस में कोविड-19 को लेकर बेड तैयार दिख रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को धार दिया जा रहा है। लेकिन राजधानी के बाहर प्रदेश के दूसरे जिलों की स्थिति क्या है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दूसरे देश से आने वाले लोग अक्सर कोरोना के कैरियर बन जाते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि वो संक्रमित हैं। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर खासा एहतियात बरतने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के गया में विदेश से आने वाले यात्रियों की तादाद अक्सर ज्यादा रहती है। बोध गया में देश विदेश से करीब 50,000 से ज्यादा बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटने के आसार हैं। इसी को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट पर जांच बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। कि चिंता की बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन किट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जांच के नतीजे देर से आ रहे हैं और RT-PCR टेस्ट भी मात्र 2% लोगों का ही हो पा रहा है। बेशक बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है, पर बाहर से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट न हो पाना चिंता की बात जरूर है। अभी गया में वियतनाम से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, आपका थाईलैंड से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है। तो ये 4 कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, और डोमेस्टिक दिल्ली और कोलकाता से अभी आ रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग आप देख सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हमारा गया एयरपोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। RT-PCR भी 2% फॉरेन टूरिस्ट जो है उसके लिए ऑलरेडी लागू है, उसको हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। रैपिड एंटीजन का मैं सुझाव दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी पता चल सके, क्योंकि RT-PCR में आपको बाद में पता चलता है, उसको फिर ट्रैक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। कोरोना के जिस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया एक बार फिर सख्ते में है, उसके विषय में जान लेना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है BF7 सब वेरिएंट? ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसके कई सब वेरिएंट हैं, BA1, BA2, BA5। इसी कड़ी में ओमिक्रॉन का एक लेटेस्ट सब वेरिएंट BA5.2 1.7 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कहा जा रहा है। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R3460 है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। ताजा अध्ययन ये बताता है कि BF7 मूल वुहान वायरस की तुलना में 4.4 गुना मजबूत प्रतिरोध है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा से कितना डिफरेंट है? क्या इसको हम उससे खतरनाक कह सकते हैं? थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि ये वेरिएंट असल में है क्या। अभी मैं इसको खतरनाक वेरिएंट नहीं कहूंगा, क्योंकि BF.7 जो है ये चाइना का मेन वेरिएंट है इस वक्त, और वहां पर जो WHO ट्रैकर से जो रिपोर्ट है 98% माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, करीब 0.9% to 1% वहां पर सीवियर इन्फेक्शंस हैं, और टोटल डेथ उनमें से जो सीवियर इन्फेक्शन है उसमें 2% है। सो ये बतलाता नहीं कि ये घातक है। ICMR के DG इस नए वेरिएंट को घातक नहीं बल्कि संक्रमण बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सावधान होने की जरूरत नहीं है। संक्रमण का असर किस रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ये कह पाना मुश्किल है, और यही वजह है कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते मामलों को केंद्र में रखकर बिहार में तैयारियों का नया खाका खींचा जाने लगा है।
लेकिन आरा सदर अस्पताल की तैयारी मुकम्मल नहीं दिखती। हालांकि यहाँ भी कोरोना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सदर अस्पताल में बना आईसीयू टेक्नीशियन के इंतजार में महीनों से बंद है। इसके अलावा पटना से टेक्नीशियन न आ पाने की वजह से यहाँ का वेरिएंट ठप पड़ा है। हाँ, 1 साल पहले बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जारी है और ऑक्सीजन प्लांट भी सही स्थिति में है। आरा सदर अस्पताल ने भी एहतियातन जो है तैयारी शुरू कर दी है। आरा सदर अस्पताल में फिलहाल जो कोविड वार्ड बनाए गए थे उनको कैदी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आज के बाद से उस वार्ड को दोबारा कोविड वार्ड यानी पूरे 20 वार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो तैयारी है वो भी आरा सदर अस्पताल की पुख्ता तैयारी है और ऑक्सीजन का बाजाब्ता यहाँ प्लांट लगा है जिससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में की जाती है। खासकर जहाँ कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इन ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति इसी प्लांट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सिलेंडर की भी उपलब्धता आरा सदर अस्पताल में की गई है ताकि कोरोना से आने वाले जो मरीज हैं वो यहाँ बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सके। और तकरीबन 20 बेड का जो वार्ड बनाया जा रहा है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि जो भी कोरोना से आने वाले मरीज हैं उनका पुख्ता और समुचित तरीके से इलाज हो सके। आरा के बाद अब हम आपको दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का हाल दिखाते हैं। कोरोना के खतरे से निपटने में ये अस्पताल कितना सक्षम है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 की टीम ने की तो हालात संतोषजनक दिखे। अस्पताल प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि कोरोना की संभावित स्थिति अगर बनती है तो इलाज के लिए किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। अस्पताल के पास कोरोना मरीज के लिए न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही वेंटिलेटर और बेड की। यही नहीं, स्थिति अगर बिगड़ती है तो अस्पताल के पास बेड बढ़ाने की भी पर्याप्त सुविधा है। अस्पताल प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि उसके पास 1 लाख की संख्या में मास्क उपलब्ध है। अनुभवी डॉक्टर की टीम है। 25 वार्ड का कोरोना आईसीयू है, वेंटिलेटर के साथ तैयार है। कोरोना के लिए फिलहाल अस्पताल में 70 बेड के वार्ड को तैयार कर रखा है और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। आज मेरे यहाँ जो लगभग 1 लाख मास्क है, जो कि पहले 1000 में रहता था। हम लोग रोज इंडेंट भेजते थे, कभी आता था कभी नहीं आता था। तो संसाधन की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों का पूरा अनुभव के साथ लोग लगे हुए हैं, बल्कि मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डीएमसीएच में भी जो है कोविड का डेडिकेटेड वार्ड है और हम लोगों ने उसको कोविडे के लिए छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम दूसरा तीसरा चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है 25 बेड का कोरोना का आईसीयू है, डेडिकेटेड है, और 70 बेड का भी हमारे पास एचडीयू है। और यदि इससे भी केस बढ़ेगा तो मेरा ट्रॉमा सेंटर 8 बेड वो भी आईसीयू है फुल्ली, और हम ऑक्सीजन बेड की संख्या और 50 बेड माने 24 घंटा के अंदर में बढ़ा सकते हैं। मेरे पास संसाधन भी है। हालांकि तमाम दावों के बावजूद डीएमसीएच में 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं और इसकी बड़ी वजह ऑक्सीजन प्लांट का मेंटेनेंस खर्च है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर 3 महीने के लिए करीब 40 लाख रुपए की मांग कर रही है और अस्पताल प्रबंधन के पास इतने भारी रकम न होने की वजह से प्लांट बंद हो चला है। प्लांट है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में लगा हुआ, एक मेरे इमरजेंसी में लगा हुआ है। दोनों मेड फ्रेश लगाई हुई है। मेड फ्रेश के द्वारा उसके मेंटेनेंस के लिए लगभग 20 लाख रुपया पर क्वार्टर की मांग की जा रही है, जो कि बहुत ही अधिक है। अब इस तरह यदि हम 2 प्लांट का मेंटेनेंस का उसको देते रहें पर क्वार्टर 40 लाख रुपया तो 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। तो इतना हम लोगों के जो ये है क्षेत्र है उसमें इतना का बजटीय उपबंध भी नहीं है और हम उतना उस पर खर्च भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा राइडर उसमें लगा दिया कि आप हमको एडवांस में पैसा भेजिए। दरभंगा का डीएमसीएच अस्पताल कोरोना की लड़ाई लड़ने को तैयार दिखता है। उसके दावा दिल को सुकून देता है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो बंद पड़े 2 ऑक्सीजन प्लांट परेशानी का सबब बन सकते हैं। बावजूद इसके फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये अस्पताल प्रबंधन कोरोना को लेकर सजग है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हर ओर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि BF7 वेरिएंट से संक्रमित होने के लक्षण क्या है। क्या है लक्षण? कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के लक्षण भी ओमिक्रॉन के पहले मिले वेरिएंट के जैसा ही है, जैसे बुखार आना, गले में खराश, खांसी और कफ निकलना।
ये वेरिएंट इंसान के श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों के लिए काफी घातक है। BF7 वेरिएंट बाकी वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है और ये भयंकर संक्रामक है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी ये अपनी चपेट में बार बार ले सकता है। इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद लक्षण बहुत जल्द दिखने लगता है। ऐसे में सरकार की पहल के अलावा हमें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप बूस्टर डोज के योग्य हैं तो तुरंत उसे लगवा लें। इसके साथ ही आपको साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बीमार व्यक्ति से उचित दूरी और बीमार होने पर खुद को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। खाने में कुछ खास तरह के फ्रूट्स को शामिल करके हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अमरूद, केला, अनानास, पपीता, संतरा, अदरक, लहसुन, हरी शिमला, ब्रोकली, फलिया, बादाम, नारियल पानी और पिस्ता जैसे फ्रूट्स और फल कोरोना से लड़ने में हमारे अहम हथियार पहले से ही साबित हुए हैं और आगे भी होंगे। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली, आरत से हिमांशु प्रवीण, दिल्ली से फारा खान और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और बिहार विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। बीच सड़क पर जलती कार को देखकर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। कार से चिंगारी निकलते देखते ही कार सवार लोग कार से बाहर आ गए, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में आग कैसे लग गई थी। फिलहाल घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट के बाद काफी देर तक भगदड़ जैसी स्थिति रही। देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते नजर आ रहे हैं। जब उससे भी मन नहीं भरा तो घर को भी ईंट पत्थर से तहस नहस कर दिया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर पूर्वी पंचायत की है। दरअसल भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ने बताया कि उसकी जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग कब्जा कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो वे लोग मारपीट पर उतारू हो गए। आरोपियों ने उसे पीट कर घायल कर दिया। साथ ही बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी और पत्नी को भी घायल कर दिया। लोगों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती में दरार आ गई है। क्या रूस से रिश्ता तोड़ लेगा चीन? क्या पुतिन से बात करना बंद कर देंगे शी जिनपिंग? क्या शी अब पुतिन से टेलीफोन पर बात नहीं करेंगे? क्या बीजिंग में क्रेमलिन से वीडियो कॉन्फ्रेंस का कनेक्शन कट जाएगा? क्या पुतिन और शी अब कभी भी नहीं मिलेंगे? यूक्रेन युद्ध से क्यों डर गए हैं शी जिनपिंग? क्या पुतिन के मिसाइल अटैक शी को डराते हैं?
रूस की बारूदी तैयारी चीन पर क्यों पड़ी भारी? क्या चीन को विश्व युद्ध का खौफ सता रहा है? क्या पुतिन के परमाणु बम शी जिनपिंग को डराने लगे? क्या पुतिन के परमाणु युद्ध का ट्रेलर शी जिनपिंग को रास नहीं आया? क्या पुतिन के जिरकॉन मिसाइल से युद्ध के ऐलान ने चीन को परेशान कर दिया है? शी जिनपिंग ने पुतिन से दूरी बढ़ाने की बात कर सनसनी मचा दी। दोस्ती को बरकरार रखने के लिए शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने 3 बड़ी शर्त रख दी है। दावा किया गया है कि शी जिनपिंग ने रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने बीजिंग बुलाकर पुतिन के नाम एक बंद लिफाफा भेजा है, जिसमें शी ने पुतिन से 3 सवाल किए हैं और उन सवालों के लिखित जवाब की मांग की है। पुतिन से शी का पहला सवाल है, यूक्रेन युद्ध को कब खत्म करना है? दूसरा सवाल, यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म करेंगे पुतिन? तीसरा सवाल, युद्ध के खात्मे की क्या रणनीति है? शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ये शराब की तस्करी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस और उत्पाद विभाग पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला बगहा के रामनगर का है, जहां महिला शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है। उत्पाद विभाग की टीम रामनगर के धांगर टोली में छापेमारी करने गई थी। छापेमारी के दौरान अचानक महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और कारोबारियों की ओर से टीम पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को इलाके में उतारा गया और तत्काल दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रामनगर शहर के धांगर टोली में बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई। वहीं कारोबारियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध संबंध का विरोध करना इस महिला को इस कदर भारी पड़ा कि महिला आज अस्पताल में भर्ती है और इसकी हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है, जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए थे। वही पति बेवफा और अत्याचारी निकला। पति ने इस महिला को गर्म सलाखों से दाग दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव की है। गंभीर रूप से जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की रहने वाली गायत्री देवी का आरोप है कि उनकी शादी उचका गांव थाना के वृंदावन तकिया गांव में जितेंद्र शाह से 6 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद दहेज में कार की मांग की जाने लगी। कार देने में मायके के लोग सक्षम नहीं थे, तो उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। सोमवार की रात गर्म सलाखों से दागकर उसे जख्मी कर दिया गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने महिला को हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। सारण शराब कांड में डीएम ने की कार्रवाई, 2 चौकीदार को किया बर्खास्त। शराब बिक्री में शामिल होने का है आरोप। बिहार में अभी और सताएगी सर्दी। मौसम विभाग ने 3 दिन में और तापमान गिरने के दिए संकेत। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। औरंगाबाद के रफीगंज में खलिहान में लगी आग, किसानों की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीएसएससी परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन। कल पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों ने की एग्जाम रद्द करने की मांग। आर्थिक अपराध इकाई कर रही है पूरे मामले की जांच। मोतिहारी और गोपालगंज में चिमनी ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत, कई मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर।
सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया दुख। पलामू के नावाडीह में सड़क पर चहलकदमी करता दिखा बाघ का जोड़ा। बाघ का वीडियो हो रहा वायरल, दहशत में स्थानीय लोग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने 7 गोली मारी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि किराना दुकान पर अजय तिवारी बैठे थे। अजय तिवारी की पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसको गोली मारी गई है। सदर थाना के केदार चौक की एक घटना बताई जा रही है। वैशाली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि पंचायत समिति सदस्य के पति अजय तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या की गई है। 7 गोली अपराधियों ने वहां पर चलाई है, 7 गोली मारी गई है और बाइक सवार 2 अपराधी घटनास्थल पर पहुंचे थे और तभी गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग गए। किराना दुकान पर उस वक्त अजय तिवारी बैठे हुए थे, तभी 2 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और दनादन 7 गोलियां दाग दी। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है? देखिए, ये सुबह की घटना है और सुबह जब लाइनमैन है बिजली विभाग के एक अजय कुमार तिवारी, वो अपने उनका किराना दुकान भी है, उस दुकान पे बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और उनसे सिगरेट मांगा है। सिगरेट मांगने के बाद ताबड़तोड़ जो है गोलियों की बौछार जो है लाइनमैन पे कर दी गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना से को लेकर काफी आक्रोश है और लोग जो है वहाँ अभी अस्पताल में जो है उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और स्थानीय विधायक जो है हाजीपुर के, वो भी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और अपराधी जिस तरह से बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की गश्ती और पुलिस की कार्यशैली पर जो है बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि 2009-10 में जो है इनके जो कर्मी है अजय तिवारी, उनके पिता की भी हत्या कर दी गई थी और ये घटना जो है सदर थाना क्षेत्र के केदार चौक पे हुआ है और पास के में ही उनका जो है मीनापुर के आसपास ये किसी पर शक जताया जा रहा है और क्या कुछ हत्या के पीछे की वजह बताई जा पा रही है? जी देखिए, परिजन तो अभी उस हाल में नहीं, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी फिलहाल उस तरह की कोई दुश्मनी सामने नहीं आ रही है और कोई स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सुबह इस तरह से निर्मम हत्या गोली मार कर दी गई है। तो अभी परिजन कुछ बताने को तैयार नहीं है। स्पष्ट तौर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है परिजनों को कि किन लोगों का ये काम हो सकता है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके से खोखा भी बरामद किया गया है और पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन परिजन अभी फिलहाल उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किन पे शक करें और किन लोगों की ये घटना हो सकती, किन लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये उनकी समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि अभी किसी की तरह मतलब। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रफुल्ल। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच औरंगाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खलिहान में आग से हड़कंप मच गया है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 1200 बोझा धान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग बुझाई गई। आप सोच लीजिए किसान कितनी मेहनत से इस पूरे फसल को उगाए थे और अब खलिहान में उसे रखा गया था और अचानक से खलिहान में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है किसानों का काफी नुकसान हुआ है और 1200 बोझा धान जलकर खाक हो गया। तस्वीर आप देखिए वहां की, ये खलिहान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धान को रखा गया था। यहां पर 1200 बोझा धान थे जो जलकर खाक हो चुके हैं। और छपरा से एक और बड़ी खबर है। शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 2 चौकीदार को बर्खास्त कर दिया गया है। मकेर के गणेश मांझी और मढ़ौरा के हसनपुरा के माणिक राय बर्खास्त कर दिए गए हैं। शराब बिक्री में शामिल होने का आरोप इन दोनों पर है। डीएम ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, जहरीली शराब कांड से यहां पर 81 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक 42 लोगों की मौत की
पुष्टि की गई है, लेकिन इन दोनों जो चौकीदार हैं इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, जिसके बाद डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सारण में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत मामले में प्रशासन ने अब एक बड़ा दावा किया है। सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा है कि एक होम्योपैथी दवा से यह जहरीली शराब बनाई गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित होम्योपैथी दवा जब्त की है, जिसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में संजय महतो, शैलेंद्र राय, सोनू कुमार गिरी, अर्जुन महतो और राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर का नाम शामिल है। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर जलालपुर थाना क्षेत्र के नूर नगर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो होम्योपैथिक दवाओं में मिलावट कर शराब बनाकर सप्लाई किया करता था। छपरा के चर्चित जहरीली शराब कांड का खुलासा कर लिया गया है और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसमें शराब नहीं बल्कि दवा का इस्तेमाल किया गया था। कैसे इस्तेमाल किया गया था, पुलिस ने तकनीकी ढंग से अनुसंधान करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया है। सर, क्या मामला सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ? जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया कि होम्योपैथिक दवा जो है एक राजेश सिंह नाम का आदमी है, जो कि पूर्व में कहीं पर ये सीखा था और होम्योपैथिक दवा को ये उससे शराब, मिलावटी शराब बनाता है और उसको जो पहले से सप्लाई चेन चल रहा है उसमें अपने आप को फिट इन किया और उसके थ्रू जो है ना इसने वितरित किया और उसी कारण से जो है इस तरह की घटना घटित हुई। उसमें पूरा का पूरा चेन जो है, जहाँ से जो लोग पी करके बीमार हुए, जिन्होंने वितरित किया और जिन लोगों ने बनाया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उनके निशानदेही पर इन केमिकल्स को, जो होम्योपैथिक दवा वाला जो केमिकल्स है उसके बॉटल्स को सभी को बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसके परीक्षण के लिए हम लोग इसको FSL भी भेज रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे नेटवर्क में कि कहाँ से किसने पिया था और साथ ही साथ कहाँ से आपूर्ति हुई थी, इसमें संलिप्त सभी लोगों को चिन्हित कर लिया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की जो गिरफ्तारी बाकी है उसके लिए जो गठित SIT है वो लगातार काम कर रही है और जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेगा। इसमें जो मास्टरमाइंड है, जैसा कि मैंने बताया कि राजेश सिंह डॉक्टर है, जो कि इस कला को जानता है कि कैसे इसको बनाया जा सकता, और उसी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है कि एक स्प्रिट के बदले जो है सब्स्टिट्यूट के रूप में होम्योपैथिक दवाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको भी डाइल्यूट करके और विभिन्न चीज़ों को मिला करके उस शराब की तरफ उसको सेवन किया जा सकता है और उन्होंने लोगों को इसको वितरित करके पिलाया। तो बिल्कुल आपने देखा कि एसपी साहब ने साफ तौर पे कहा कि शराब को सब्स्टिट्यूट के रूप में दवा का इस्तेमाल किया गया और उससे ही ये मौतें हुई है। जब खुलासा हो चुका है, जो तमाम पकड़े गए अपराधी है उन्हें अब जेल भेजा जा रहा है और आगे की जांच अभी भी जारी है कि आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कौन है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और अब आपको एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पलामू से दिखाते हैं। यहाँ नवाडी में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखाई दिया। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहम गए और उसका वीडियो बना लिया। दोनों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चहलकदमी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बाघों के जोड़े को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप जरूर है, क्योंकि इससे पहले यहाँ तेंदुए के हमले से लोग परेशान थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही 6 लूटकांड का उद्भेदन भी किया। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि इस सप्ताह विशेष अभियान चलाकर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें नगर थाने की पुलिस ने 3 और कुचायकोट थाने की पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने कहा कि लूटे गए 5 मोबाइल, 2 अवैध हथियार, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एक सप्ताह में और करीब 8 लोग जो कि लूटपाट की योजना बना रहे थे। टाउन थाना से 3, कुचायकोट से 3, कल और आज कुचायकोट से 2, कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गिरफ्तारी रही है टाउन थाना में, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें 6 लूट के कांडों का उद्भेदन हुआ है और 1 लूटी हुई मोटरसाइकिल और 5 कांडों में लूटा हुआ मोबाइल एवं पर्स की बरामदगी की गई है।
पिछले 6 दिसंबर को पटना के चांदमारी रोड गली में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। उसके बाद उसकी पहचान गुजरात के रहने वाले नटवर लाल के रूप में की गई थी। एक मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू हुई और पुलिस को जांच में सफलता भी मिली। पुलिस के अनुसार नटवर लाल और चिंटू दो दोस्त थे। दोनों के बीच संबंध काफी गहरे थे। इसी बीच पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ और चिंटू ने नटवर लाल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। चांदमारी हाई स्कूल गली में एक डेड बॉडी पेड़ से लटका हुआ है। उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे। डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बरामद हुआ था। उस मोबाइल नंबर पे उसके घर वाले से संपर्क किया गया तो पता चला जो मृतक है इसका नाम नटवर लाल है और ये गुजरात का रहने वाला है। फिर इसका पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को सुरक्षित रखा गया। 8 तारीख के सुबह में इनके परिजन आए और इसके आवेदन पर चिंटू कुमार एक पटना का रहने वाला है, उस पर इनका आपत्तिजनक फोटो लेने, ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में, हत्या कर देने के आरोप में हत्या का FIR दर्ज किया गया। नवादा में एक झोला छाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चा की जान ले ली। एक मकान में चल रहे अवैध क्लिनिक में महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। वहीं नाराज परिजनों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने बताया कि महिला को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां एक आशा कर्मी ने झांसा देकर महिला को निजी अस्पताल ले गई, जिसके बाद ठीक से महिला का प्रसव नहीं हुआ और जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दस्ती बोला कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद बोले कि ऑपरेशन कीजिए, फिर बोलती है कि नहीं नॉर्मल में हो जाएगा। नॉर्मल में हो जाएगा, अंदर में ले जा करके काका की है लड़कोरी बच्चा भी नहीं बचा है। लड़कोरी कुछ देर के बाद खत्म हो गई। डॉक्टर लोग फरार हो गए यहाँ से। डॉक्टर लोग फरार हो गए, नर्स लोग फरार हो गई। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है और यह फैक्ट्री मोहम्मद इकबाल अंसारी के मकान में किराए पर चल रही थी। पटना STF की छापेमारी में बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जाने का खुलासा हुआ। भारी मात्रा में आर्म्स के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में दिख रही मशीनें किसी लघु उद्योग के तहत तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट्स के निर्माण की नहीं, बल्कि यहाँ तो चलाई जा रही है हथियारों की मिनी फैक्ट्री, जिसका पर्दाफाश STF की टीम ने किया है। ये नजारा भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर के हकीम शाह लेन का है, जहां किराए के मकान में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना STF और नाथनगर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान 2 युवकों को कई अर्धनिर्मित हथियारों के साथ अरेस्ट किया गया। और ये इसमें से एक युवक मुंगेर जिला का रहने वाला है और एक नौगछिया जिले का रहने वाला है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि फैसल नामक एक युवक है और इनसे ये सारे हथियार ये खरीदने आया था और इनकी सूचना के आधार पर फैसल के घर पर छापेमारी की गई और उसके यहाँ से काफ़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। फैसल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। मुख्य आरोपी फैजल फिलहाल फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। हालांकि जिस मकान में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उसके मालिक को इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई, ये सवाल बेहद गंभीर है। हम अपने किराएदार को दिए थे, यानी कि एक होता है ना जनरल आदमी कि हमको एक भाड़ा चाहिए किराया पर कुछ काम करने के लिए, लूम पार्ट का सामान बनाना है। बस इसी कारण से हमारे अबू 5,000 रुपये महीना में एक प्लॉट इनको रूम पर दिए। किसको? फैसल नाम के किराएदार। भागलपुर के चंपानगर इलाके में किराए के मकान में चल रहे आर्म्स के खेल का खुलासा हुआ तो स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। किराए के मकान में आरोपी फैजल इसका संचालन कर रहा था। फैजल के घर पर भी रेड डाली गई। यहां से कई जगहों पर हथियार की सप्लाई किए जाने का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। वहीं BSSC परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ऐसे में गोपालगंज के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि आज का पेपर लीक ना हो सके। परीक्षा के पहले दिन पेपर लीक होने के बाद BSSC के परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा, बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आज परीक्षा का दूसरा दिन है और कल परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। वायरल होने के बाद देर शाम जो है शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने FIR भी दर्ज कर ली है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है और ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं गोपालगंज के DAV सेंटर पर। आज दूसरा दिन है जी, आज एग्ज़ाम का लास्ट और आखिरी दिन है और हम यही कहना चाहते हैं कि इतना दूर से हम लोग आए हैं कि 4 ट्रेनें बदली करके और रात में धक्का मुक्की खाते हुए आए हैं। यहाँ तक कि बैठने का जगह नहीं, हम लोग टॉयलेट में बैठ करके आए हैं। इतना कष्ट में अगर ये पेपर लीक हो जाता है तो ये हम लोग को बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए हम आयोग से चाहते हैं कि ऐसा कदम ना हो। पेपर लीक हो गया था, उसके लिए डर लगा हुआ है कि हम लोग का भी आज का पेपर भी ना लीक हो जाए। बहुत परेशानी हो रहा है सर। ये कहा के नियम है सर, बताइए कि कोट पहन का या जूता खोल दीजिए, नहीं तो मैंने हम लोग कहाँ रखेंगे। चप्पल लेकर आए हैं आप? नहीं सर। कैसे देंगे? ऐसे जाएंगे नंगे पाँव? हाँ, नंगे पाँव जाएंगे। कल पेपर भी लीक होने की अफवाह उड़ी। बहुत दुख का बात है। हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं तभी हम लोग का डर बन रहा है, क्या हम लोग पहुँचे वहाँ पर ऐसा ना कि हम लोग के पेपर कैंसिल हो जाए। अगर जो कहीं अगर कैंसिल हो गया तो कौन देगा ये 1500 रुपया? आप भर रात जगह है, मच्छर काटा है, बसे में बिता दिए। हम यही कहेंगे कि आज का पेपर लीक ना हो, बस अच्छा से हम लोग दें और अपने अपने घर जाएं। तो ये तमाम परीक्षार्थी हैं और मन में इनके कहीं ना कहीं शंका भी है कि पेपर रद्द ना हो। यदि रद्द भी हो जाता है तो इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये काफ़ी दूर से आए हैं और बारिश भी इस वक्त जो है हो रही है, कड़ाके की ठंड है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो डरे और सहमे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, जिससे अस्पतालों में कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी एक बार फिर से शुरू की जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना को लेकर उपाधीक्षक डॉक्टर विकास चौधरी ने कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही ऑक्सीजन जनरेटेड सिस्टम को जांच कर देखा। डॉक्टर ने बताया कि हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर जारी रहने की तैयारी है, साथ ही कोरोना जांच के लिए किट और ऑक्सीजन जनरेटेड सिस्टम भी चालू अवस्था में है। अनुमंडलीय अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। कोरोना को लेकर एक बार फिर से अनुमंडलीय अस्पताल तैयारी में जुट गई है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में, जहां उपाधीक्षक वार्डों का जायजा ले रहे हैं कि कोरोना की कितनी तैयारी है और क्या क्या तैयारी किया गया है। सर, क्या क्या तैयारी किया गया है? कोरोना के बाद फिर आ गया सर। हाँ, मेरे यहाँ पर जितनी कोरोना के लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, क्योंकि हमने पिछले साल भी काफ़ी अच्छे से काम किया था। यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई भी है, आइसोलेशन वार्ड भी हमने बनाया है, जो अभी तक हमने मेंटेन करके रखा है, जो इसमें आपको दिखाया जाए। और यहाँ पर जांच की भी सुविधा है। उसके बाद से एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग अगर कोई ज़्यादा दिक्कत वाला केस होता है तो उसको भेज दिया जाता है। यानी पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, यानी कि हर एक बेड पर ऑक्सीजन की तैयारी है और एम्बुलेंस भी पर्याप्त संख्या में यहाँ रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है तो पटना रेफर किया जाएगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जगहों पर एहतियात बरता जाने लगा है। वहीं अस्पताल में भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया है। लेकिन सिवान सदर अस्पताल की स्थिति अभी भी वैसी ही है। यहां PM केयर से बना ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के दस्तक के बाद जहां स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, वहीं सिवान के सदर अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हम जानने के लिए पहुंचे हैं। सिवान के सदर अस्पताल, इस वक्त हम सिवान के सदर अस्पताल में हैं, जहां आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है। जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी तो उस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बैठाई गई थी। हालांकि जब ये ऑक्सीजन प्लांट बैठा था तो कुछ दिन के लिए चालू हुआ, लेकिन अब कुछ टेक्निकल कारण से बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट है जो बंद पड़ा हुआ है। ठीक इसके बगल में एक स्पेशल ट्रांसफार्मर लगाया गया था ताकि इसको सुचारू रूप से चालू कराया जा सके। अब जब नए कोरोना के नए वेरिएंट दस्तक दे चुका है तो कई तरह के बिहार सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया। ऐसे में अब ये बंद होना एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
हालांकि इस मुद्दे पे हमारी सिवान के सिविल सर्जन से बात हुई, उनका कहना था कुछ टेक्निकल कारण है जिसको हमने आज ही लिखित दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये सिवान में बना ऑक्सीजन प्लांट कब तक चालू हो पाता है। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलते बंद है। आज जैसे हम मेरे नॉलेज में आया, अब तुरंत बात की अभी इंजीनियर से वहाँ पे, उनके द्वारा बताया गया कि हम तुरंत उसको आते हैं, उसको ठीक कर देंगे। टेक्निकल क्या फॉल्ट आया हुआ है? उससे UPS का कोई प्रॉब्लम है। कब पहले चल रहा था? पहले चल रहा था, पहले उसको ठीक था, UPS का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आज ठीक करेंगे। तो नए वेरिएंट BF दस्तक दे चुका है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पे, तो ऐसे में सिवान में क्या समस्या आएगी जनवरी में? तो जो बन जाएगा उसके बाद आने पर तैयार कर लिया जाएगा। बाकी और लोग हम लोग पूरा इसकी तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल रेडी कर रहे हैं उसके लिए। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सा है कोरोना का ये नया वेरिएंट। इसके बारे में पूरी जानकारी आप समझ लीजिए। तो इस समय चीन में कोरोना का जो वायरस सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है उसका नाम है BF.7। और इसके साथ सबसे बुरी बात यह है कि अब तक कोविड के जितने भी वेरिएंट आए हैं ये उनमें सबसे अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो BF.7 से एक व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ तो 18 लोगों तक संक्रमण फैल सकता है। BF.7 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। आप इसे कोविड-19 की चौथी पीढ़ी का वेरिएंट भी कह सकते हैं, जिससे बहुत अधिक दहशत फैलाई है। हालांकि इसका संक्रमण अभी हमारे देश में बेहद सीमित है, लेकिन चीन से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे डर का माहौल जरूर बन गया है। हालांकि सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और सभी लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की जा रही है, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। और भारत में नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। और आज राजधानी पटना में सुबह से ही गहरा कुहासा देखा जा रहा है। लोग सावधानी बरतते हुए दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से चल रही पछुआ हवा के कारण बिहार के लगभग सभी जिलों में तेजी से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आएगी, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। पटना से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। बिहार भर में लगातार गिरते तापमान और पछुआ हवाओं ने जो ठंड है उसे बढ़ा दिया है। और आपको बताएं कि जिस कदर लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड बढ़ रही है, तापमान जो गिर रहा है, इससे जो कुहासा है उसमें भी खासा वृद्धि देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही जो तेज हवाएं हैं और जो नमी है उसके कारण पूरे बिहार में आपको बता दें लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पटना की तस्वीरें हैं। यहाँ पे देखिए पटना का ये बेली रोड है, लेकिन कुहासा के कारण जो है इसकी जो विजिबिलिटी है बामुश्किल 100 से 150 मीटर की है। तो जिस कदर लगातार कुहासा जो बढ़ रहा है ये एक परेशानी का कारण बना हुआ है। अगर आप गाड़ियों को देखेंगे तो लोग जो है वो लाइट जलाकर जो है वो गाड़ियां चला रहे हैं। यहाँ पे जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक अगले 3 दिनों तक जो तापमान है 1 से 3 डिग्री की गिरावट जो है वो आएगी। ठंड में लगातार जो है वो बढ़ोतरी होगी। पिछले दिनों लगभग बिहार के 9 ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। अगर साबौर की बात करें तो साबौर सबसे ठंडा जो है वो जगह रहा जहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान मापा गया। भागलपुर में 10.8 के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कई जगह पे जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान लगातार गिर रहा है। और अगर राजधानी पटना की बात करें तो हालांकि राजधानी पटना में जो सामान्य तापमान है, न्यूनतम तापमान है, बिल्कुल अभी तक बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन लगातार जिस कदर लगातार ठंड बढ़ रही है, जो कुहासा है वो ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले से 2 से 3 दिनों में ठंड जो है और बढ़ेगी। शीतलहरी चलने की संभावना है, जिसके कारण स्कूल जो है वो 26 से 31 तक बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 पटना। और अब आइए आपको बिहार के 4 बड़े शहरों में आज के तापमान क्या रहने वाले हैं वो बता देते हैं। और आपके शहर में आज पेट्रोल डीजल का क्या रेट रहने वाला है वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। सिवान पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी पकड़ा है। ये मिनी फैक्ट्री भगवानपुर के गोइनार गांव में चल रही थी। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थिति में चौकीदार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। छापेमारी के क्रम में बीती रात पुलिस ने एक अवैध रूप से चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारियों ने जमीन के अंदर करीब 250 लीटर देशी शराब छिपाकर रखी थी, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में खलबली मच गई है। भगवानपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइनार गांव के खाली खेत में अवैध मिनी देसी फैक्ट्री की शराब चल रही है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दल बल के साथ जब गोइनार गांव पहुंचे और तलाशी ली और मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। वैशाली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया तो इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद किया। पकड़ा गया युवक दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी और आईएएस कोचिंग में करता था और रात होते ही शराब की डिलीवरी करता था। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। वहीं उत्पाद इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इसके अलावा कुछ और छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसे जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही पकड़ाए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के मध्य विद्यालय सफापुर में निलंबन मुक्त होने के बाद स्कूल आए प्रधानाध्यापक संजय कुमार को आक्रोशित ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा और ज्वाइन करने से रोकते हुए स्कूल से बाहर कर दिया गया। संजय कुमार पूर्व में मध्य विद्यालय सफापुर के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में विद्यालय की विधि व्यवस्था खराब रहने, चावल चोरी और मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद 3 महीने पहले इन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को निलंबन से मुक्त के बाद जब संजय कुमार फिर से इसी स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर प्रिंसिपल को हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर कर दिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संजय कुमार के कार्यकाल में बच्चों को सही समय पर मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता था। यही नहीं, मध्याह्न भोजन का चावल चोरी हुआ। वही हेडमास्टर संजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भ्रष्टाचार की मार अब नदियों पर बने पुल झेल रहे हैं। जर्जर पुल अब तब गिरने की स्थिति में है। पुल की ऐसी स्थिति होने के बावजूद स्थानीय लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बसमाता उसरी नदी पर बने पुल की, जिसका पिलर एक एक करके धंसता जा रहा है। पुल बीच से धंसता जा रहा है और पुल कभी भी गिर सकता है। वहीं राहगीर डरे सहमे हुए इस पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये पुल करीब 300 मीटर लंबा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल से पार कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इस पुल से गुजरते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वे उस पार पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन इस पुल से आना जाना उनकी मजबूरी है। बताया जा रहा है कि 19 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 9 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रशासन से सड़क बनाने की गुहार लगाकर ये ग्रामीण इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये लोग खुद ही हाथ में कुदाल लेकर सड़क निर्माण करने में लग गए हैं। दरअसल गोड्डा के बसंतराय प्रखंड के presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। सारण शराब कांड में डीएम ने की कार्रवाई, 2 चौकीदारों को किया बर्खास्त, शराब बिक्री में शामिल होने का है आरोप। बिहार में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने 3 दिन में और तापमान गिरने के दिए संकेत, पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। औरंगाबाद के रफीगंज में खलिहान में लगी आग, किसानों की फसल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बीएसएससी परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन, कल पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों ने की एग्जाम रद्द करने की मांग, आर्थिक अपराध इकाई कर रही पूरे मामले की जांच। मोतिहारी और गोपालगंज में चिमनी ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत, कई मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर, सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया दुख। एलिगेंट स्टील, इंडियाज #1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। औरंगाबाद के रफीगंज में खलिहान में लगी आग, किसानों की फसल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खगड़िया के सकरोहर गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी भीषण आग, हजारों का नुकसान, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। देवघर साइबर थाना पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद, पीएम किसान सम्मान योजना के नाम पर कर रहे थे ठगी। नवादा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चा की ली जान, दोनों की मौत के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। पटना के चांदमारी रोड गली में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, दोस्त ने ही की थी हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन सदर अस्पताल में पीएम केयर से बना ऑक्सीजन प्लांट नहीं कर रहा काम। दानापुर में कुछ ऐसे परिवार जिनके पास इस भीषण ठंड में बचने के लिए गर्म चादर तक नहीं, अलाव के सहारे ठंड से राहत लेने की कर रहे कोशिश। पलामू के नवाडी में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता दिखा, सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहमे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सीवान के मोहदीपुर गांव में बच्चों के विवाद में मारपीट, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के बरबीघा हटिया मोड़ के पास एक मेडिकल दुकान में चोरी, 50,000 कैश और कई सामान लेकर भागे चोर। बाढ़ के वार्ड नंबर 8 के मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, एक महिला प्रत्याशी के पति ने लगाया मृतकों के नाम पर मतदान का आरोप। शेखपुरा के बरबीघा अस्पताल में अब आयुर्वेदिक दवा से होगा इलाज, अस्पताल परिसर में 75 तरह के मेडिकल प्लांट लगाए गए। भागलपुर में 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी लोगों से वोट देने की कर रहे अपील। जहानाबाद में क्रिसमस से पहले निकाली गई झांकी, ट्रैक्टर पर सवार होकर निकला संता। खगड़िया के नया गांव पंचकुटी में रहने वाले चंदन कुमार मिश्र शहीद, उत्तरी सिक्किम के लाचेन में हादसे में हुए शहीद परिजन रवाना।
शेखपुरा के शिवपुरी मोहल्ले में करंट लगने से मजदूर झुलसा, छत पर काम करने के दौरान बिजली के संपर्क में आया। बिहार में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने 3 दिन में और तापमान गिरने का जारी किया अलर्ट, पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। बीएसएससी परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम दिन, कल पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों ने एग्जाम रद्द करने की थी मांग, आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की कर रही जांच। बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, जांच के बाद सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने की कही बात। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 26 से 31 दिसंबर तक बिहार के सभी सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, शीतलहर के चलते लिया गया फैसला। मोतिहारी में ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, अब तक निकाले गए 800, 7 मजदूरों को भेजा गया मोतिहारी रामगढ़वा। गोपालगंज में भी ईंट भट्टे का चिमनी ब्लास्ट, मुंशी की मौत, 4 मजदूरों की हालत गंभीर। हाजीपुर में स्वर्ण कारोबारी से 250 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, 3 की संख्या में आए थे बदमाश। उत्तरी सिक्किम में बड़ा हादसा, सेना का ट्रक खाई में गिरा, हादसे में 16 जवान शहीद, खगड़िया के नायब सूबेदार चंदन कुमार मिश्र और आरा के नायक प्रमोद सिंह हुए शहीद। सारण पुलिस ने किया शराबकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा, मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर को किया गिरफ्तार, होम्योपैथ दवा और केमिकल से शराब तैयार करने का आरोप। रोहतास के बिक्रमगंज में 3 महीने पहले एसिड अटैक में जख्मी बच्ची की मौत, पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने मामूली विवाद में फेंका था एसिड। पूर्णिया के तारानगर में पति पत्नी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी विनोद उर्फ बिंदु महतो को किया गिरफ्तार, मामले में 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। औरंगाबाद में मीटर की खराबी ठीक करवाने की लगाई गुहार, नवीनगर के बिजली विभाग के एसडीओ गौतम कुमार ने किया बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला शिक्षिका से 1.5 लाख रुपए छीना, पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। हाजीपुर के बाग दुल्हनझाड़ी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, युवक की मां ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के दरियापुर पंचायत के मंदिर टोला में धान की टाल में लगी आग, हजारों रुपए मूल्य के अनाज और पुआल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नालंदा के जगदीशपुर तियारी गांव में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या, 9 माह पहले ही हुई थी शादी, सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बेगूसराय में आवारा कुत्तों पर प्रशासन का डंडा, 5 कुत्तों को मार गिराया, अब तक कुत्ते के काटने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शराब के अवैध अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। झारखंड विधानसभा परिसर में हुआ हादसा, कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी की कार को जिप्सी ने मारी टक्कर, हादसे में फुरकान अंसारी घायल। गुमला के पूसो गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में सीबीआई की होगी एंट्री, आईओ के बयान पर सीबीआई के पास जा सकता है केस, झारखंड हाईकोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। बोकारो में चोरी का ट्रेलर बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। पाकुड़ में अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी, डीसी ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 20 ट्रैक्टर को किया जब्त। किशनगंज के इंडो नेपाल सीमा पर गश्ती के दौरान एसएसबी जवान को मिली सफलता, 150 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में दहेज में कार नहीं देने पर ससुराल वालों ने महिला की पिटाई कर घर से निकाला, पीड़ित की शिकायत पर महिला थाने में पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। बेगूसराय के एसपी ने सभी एसडीपीओ और एसएचओ के साथ की बैठक, गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल करने के दिए निर्देश। खगड़िया के डुमरिया बुजुर्ग गांव में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को बाइक सवार ने मारा ठोकर, हादसे में छात्रा गंभीर रूप से जख्मी। सीवान में एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 1 पिस्टल, 4 गोली और 1 मोबाइल फोन किया बरामद। कैमूर में सूर्यपुरा पुल के पास उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में 1 मजदूर की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज के नवादा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 5 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग के पंडवा पुल पर अचानक मोपेड में आग लगने से अफरा तफरी, चंद मिनटों में जलकर खाक हुई मोपेड।
मुंगेर डीएम के निर्देश पर जिला पुलिस, रेल पुलिस और उत्पाद विभाग ने जब्त की शराब को किया गया नष्ट। उत्पाद अधीक्षक और विभिन्न थाना की पुलिस रही मौजूद। बांका में जब्त देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया गया नष्ट। उत्पाद अधीक्षक और दंडाधिकारी रहे मौजूद। बेतिया व्यवहार न्यायालय में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में हुई सुनवाई। आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना। जमुई में 17 दिसंबर को दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। नामजद अभियुक्त मनीष मिश्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र संपन्न। अंतिम दिन विपक्ष पर बरसे सीएम। झारखंड की जनता को ठगने का लगाया आरोप। अंतिम दिन बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी का उठाया मुद्दा। सत्ता पक्ष ने की गठबंधन सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ। पूर्वी सिंहभूम के गुहियापाल निवासी 70 वर्षीय निवेदिता दंडपात को खाट पर ढोकर ले जाया गया बैंक में मिले पेंशन के 3000 रुपए। रांची की पिठौरिया और ठाकुर गांव पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी सोशल मीडिया पर हथियार की तस्वीर वायरल करके फैला रहे थे दहशत। दरभंगा में जियाउर रहमान हत्याकांड में नया मोड़। पुलिस ने कब्र खोदकर शव को निकाला बाहर। जियाउर रहमान की गोली मारकर हुई थी हत्या। समस्तीपुर में बंदर का उत्पात। शरारती बंदर थाना के ओडी पदाधिकारी की जगह पर जमाया कब्जा। जहानाबाद गया सड़क मार्ग पर ऑटो और बाइक में टक्कर। एक व्यक्ति हुआ घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम हेमंत सोरेन रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर फेलिक्स टोप्पो से की मुलाकात। क्रिसमस की दी बधाई। रामगढ़ के सयाल एरिया की न्यू बिरसा परियोजना में विस्थापित ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोयला नहीं देने पर न्यू बिरसा परियोजना का उत्पादन ठप करने की दी धमकी। प्रकाश पर्व को लेकर रेल एसपी ने की महत्वपूर्ण बैठक। सिख श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पुलिस जवानों की तैनाती पर गंभीर चर्चा। गोपालगंज में बीजेपी ने पोल खोल हल्ला बोल के तहत किया महाधरना आयोजन। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर साधा जमकर निशाना। बाढ़ में स्वामी श्रद्धानंद जी के 96वें बलिदान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन। पूरे बिहार से आर्य समाज के पदाधिकारी रहे मौजूद। नवादा व्यवहार न्यायालय में एक कैंप लगाकर दिव्यांग जनों को दिया गया ट्राईसाइकिल। कई जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया ई श्रम कार्ड। मधेपुरा में विभिन्न महिला संगठनों ने शराबबंदी के पक्ष में निकाला प्रतिरोध मार्च। मंत्री लेसी सिंह ने किया मार्च का नेतृत्व। कहा शराब माफियाओं की हर साजिश को नाकाम करेगी बिहार की महिलाएं। अररिया को नए वर्ष में मिलेगा 2 तोहफा। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड और इंडो नेपाल रेल परिचालन होगा शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में धूल फांक रहा ऑक्सीजन गैस प्लांट। कटिहार बगुआबारी मोहल्ले के लोगों ने फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एनएफ रेल मंडल के जीएम के सामने रखी मांग। औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। तरारी पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। अरवल की उसरी पंचायत में कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी। वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीएम से की लिखित शिकायत। पाकुड़ में फ्री फायर गेम की लत में एक लड़के ने मां के अकाउंट से निकाला 90,000 से अधिक रुपए। बच्चे को गेम खेलने की लगी थी बुरी लत। बोकारो में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। डीसी कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस सप्ताह। जमशेदपुर के मानगो में अवैध खतियान जमीन पर नगर निगम ने कब्जा